टॉपिक। वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे मौलिक अधिकारों के बारे में, फंडामेंटल राइट्स जिसको कहा जाता है। तो फंडामेंटल राइट्स जो भारतीय संविधान में दे रखे हैं, ये अलग अलग अनुच्छेदों के तहत दे रखे हैं। इसमें कौन सा फंडामेंटल राइट्स किस अनुच्छेद में आएगा, इसको आपने डिटेल से स्टडी करना है, लर्न करना है, और अपनी जो आपकी नोटबुक है, एक्सरसाइज नोटबुक है, उस पर आपने जॉट डाउन करना है, लिखना है, और बाद में लर्न करना है। जो आपकी फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म एग्जामिनेशन है और जो आपके एनुअल एग्जामिनेशन मार्च 2022 में होंगे, उसके लिए आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आपका नेक्स्ट मौलिक अधिकार का जो आर्टिकल्स रह गए थे वो था आपका, क्या यह अधिकार असीमित है? इंग्लिश में इसको कहते हैं आर दीज राइट्स एब्सोल्यूट। तो इसके जो आपके पॉइंट्स है आपकी बुक्स में 7-8 पॉइंट्स बता रखे हैं। तो मोस्ट जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेगा वो रहेगा आपका जो भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार है, इनकी जो है निम्नलिखित आधारों पर जो इन पे प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। मतलब एक रीजनेबल कंस्ट्रक्शन जिसको बोलेंगे, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जिसको बोलेंगे, एक अनुचित प्रतिबंध इसमें लगाए जा सकते हैं, उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो पहला पॉइंट रहेगा, संविधान अनेक प्रतिबंधों की व्यवस्था करता है। जब हम सार्वजनिक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं और धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, शांति व्यवस्था की बात करते हैं, तो वहां पे भारतीय संविधान में जो है अनेक प्रतिबंध लगाए गए हैं मौलिक अधिकारों पे। तो एक तो ये वाला पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। दूसरा आपका आपात स्थिति में जो है अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। आर्टिकल 352 से लेकर 356 के अधीन जो है राष्ट्रपति को आपात स्थिति की घोषणा करने का अधिकार दिया गया है। और इसमें जो अनुच्छेद 19 है, इसमें बहुत सारे जो अधिकार आपको दे रखे हैं उसको आप सस्पेंड कर सकते हैं। इस तरह की व्यवस्था इसमें की गई है। फिर आपका संवैधानिक संशोधनों के द्वारा अधिकार सीमित किए जा सकते हैं। संविधान संशोधन कई सारे हुए इसमें, जैसे केशवानंद भारती का केस हुआ था एक 1973 में। इसको आपने स्टडी करना है कि केशवानंद भारती केस क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आ सकता है 2 या 3 नंबर में। फिर आपका रहेगा कि जो मौलिक अधिकार है उनकी क्या विशेषताएं हैं, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, और व्हाट आर द नेचर ऑफ इंडियन फंडामेंटल राइट्स, जिसको हिंदी में कहेंगे भारतीय मौलिक अधिकारों का स्वरूप क्या है। तो आप जब इसको डिस्कस करेंगे तो आपकी बुक्स में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स आपके बता रखे हैं। दीज आर मोस्ट इलेबोरेट, ये बहुत ज्यादा अति विस्तृत है। भारतीय संविधान के भाग 3 में जो है आपका 24 अनुच्छेद है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है, जिनमें अधिकारों के संबंधी जो अधिकार है उनको, नागरिकों के संबंधी जो मौलिक अधिकार इनको अंकित किया गया है। और इस तरह से हमारे पास जो है अनुच्छेद 14 से 32 के नागरिकों जो है, इसमें नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। फिर आपका अधिकारों का इसमें वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ राइट्स। संविधान के भाग 3 में अंकित मौलिक अधिकारों का नियमित रूप से वर्गीकरण किया गया है, और इस भाग में जो अंकित मौलिक अधिकार है इनको 6 भागों में विभाजित किया गया है। तीसरा आपका पॉइंट रहेगा जो आपकी बुक में भी दे रखा है, मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। कहने का मतलब है जो भारतीय संविधान में अंकित मौलिक अधिकार है ये असीमित नहीं है। इसका कहने का मतलब है कि जो भी आपका दिल करता है आप उसी हिसाब से काम करते रहिए। इस तरह के इसमें कोई प्रोविजन नहीं है। ये आपके लिए जो है आपका सीमित है। इसमें कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। जब हम सार्वजनिक व्यवस्था और राज्य की सुरक्षा के बारे में जब हमने सोचना होता है, समझना होता है, तो उस वक्त इसमें कुछ एक रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है। तो ये आपने याद रखना है। तीसरा आपका मौलिक अधिकारों की जो विशेषता है वो है, मौलिक अधिकार केंद्र तथा राज्य अधिकारों की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर रेस्ट्रिक्शंस ऑन द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, क्योंकि ये इस तरह का जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, ऐसा कानून कोई भी नहीं बना सकती है जो कानून की उस सीमा तक उसको हम रद्द समझा जाएगा जिस सीमा तक वो किसी धारा की अवहेलना करता है। द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और एब्रिजेस द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट, और एनी लॉ मेड इन contravention of this clause shall to the extent of contravention be void। ये आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में इसके बारे में बता रखा है। 5वां आपका रहेगा जो मौलिक अधिकार है, इसकी विशेषता, मौलिक अधिकार जो आपके है ये मौलिक है, राइट्स आर फंडामेंटल। कहने का मतलब है ये जो अधिकार है ये देश के सर्वोच्च कानून में अंकित किए गए हैं। दूसरा, ये मौलिक इसलिए है कि इसकी जो इसके विरुद्ध संसद या राज्य विधानमंडल में कानून की रचना इसके विरुद्ध नहीं की जा सकती है। और बहुत सारे मौलिक अधिकार जो है, और जो भी जितने भी आपके मौलिक अधिकार राष्ट्रीय हमारे भारतीय संविधान में दे रखे हैं, उनके विरुद्ध जो अगर आपको लगता है कि आपकी अवहेलना हो रही है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या किसी अथॉरिटी के द्वारा, तो आप जो है उसको लागू करवाने के लिए राज्य में के उच्च न्यायालय और केंद्र में जो आपका सबसे बड़ा हमारे देश में है सुप्रीम कोर्ट, जिसको कहते हैं उच्चतम न्यायालय, वहां आप जा सकते हैं। फिर आपका संविधान के केवल भाग 3 में अंकित अधिकार ही मौलिक है। जो आपकी राइट्स है एनश्राइंड ऑन इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फंडामेंटल, जितने भी राइट्स है आपके भाग 3 में हमारे भारतीय संविधान में, वो सबके सब फंडामेंटल है, जिसको हम बोलेंगे कि वो आपके मौलिक अधिकार है। और इनके बारे में जो व्याख्या है अलग अलग अनुच्छेदों के अंतर्गत की गई है।
फिर आपका जो मौलिक अधिकार की विशेषता है वो है आपकी 7वीं विशेषता, जो अधिकार है आपके न्यायोचित है, राइट्स आर जस्टिशिएबल। कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर के 30 तक 5 प्रकार के नागरिकों को जो है अधिकार प्रदान किए गए हैं, और अनुच्छेद 32 के द्वारा इन 5 प्रकार के अधिकारों को सुरक्षित बनाया गया है। आप इसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। फिर आपका जो मौलिक अधिकार है इसकी विशेषता है वो रहेगी आपकी अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं, राइट्स कैन बी सस्पेंडेड। जब जब अनुच्छेद 352, 352, 356, 360 के द्वारा जो है राष्ट्रपति के द्वारा आपातकालीन स्थिति का अधिकार जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो उस आपात घोषणा के दौरान जो है आपके जो कुछ अधिकार है अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके उनको उनके अतिरिक्त जितने भी अधिकार है वो सारे सस्पेंडेड हो जाते हैं उस वक्त, मतलब वो स्थगित हो जाते हैं। फिर आपका मौलिक अधिकारों की जो विशेषता है 9वीं विशेषता आपके बुक में बता रखी है, संसद मौलिक अधिकारों को कम कर सकती है। जो पार्लियामेंट है दे कैन कर्टल द फंडामेंटल राइट्स, ये आपने याद रखना है। और आपकी बुक में जो नेक्स्ट पॉइंट बता रखा है 10th पॉइंट वो बता रखा है, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था संविधान के मौलिक ढांचे का भाग है। प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और 11वां जो विशेषता 11th पॉइंट में जो आपकी बुक में विशेषता बता रखी है उसका वर्णन इस तरह से कि राइट्स आर मेंट फॉर ऑल सिटीजन्स। जितने भी राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, भारतीय नागरिकों को वो सारे के सारे मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, बिना किसी जाति, धर्म, नस्ल, रंग, जन्म आदि के आधार पर कोई भेदभाव के बिना जो है सभी को वो अधिकार प्रदान किए जाते हैं। और इसका जो 12th पॉइंट रहेगा आपका वो रहेगा सशस्त्र सेनाओं के अधिकार सीमित किए जा सकते हैं। जो राइट ऑफ आर्म्ड फोर्सेज है दे कैन बी रेस्ट्रिक्टेड। ये संविधान के अनुच्छेद 33 के अंतर्गत भारतीय संसद को जो है सशस्त्र जो आर्म्ड फोर्सेज है उनके मौलिक अधिकारों को सीमित करने की विशेष शक्ति दी गई है, आपने याद रखना है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि जो भारतीय संविधान में अंकित मौलिक अधिकार है उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर का वो रहेगा मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारतीय संविधान में क्या व्यवस्थाएं की गई है। इंग्लिश में इसको कहेंगे व्हाट गारंटीज आर प्रोवाइडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। तो आपका आंसर रहेगा भारतीय संविधान के 3य भाग में अंकित अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है, और सैद्धांतिक पक्ष से ये सभी अधिकार जो है मौलिक है। और इनके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारतीय संविधान में बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई है। उनमें से कुछ व्यवस्थाएं इस तरह से है। पहला आप बताएंगे मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून बनाने पर प्रतिबंध है, प्रोविजन ऑफ एनेक्टिंग लॉज अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स। तो जो राज्य की विधानसभा है, केंद्र में आपकी जो लोकसभा राज्यसभा है, वो कोई भी इस तरह के कानून नहीं बना सकती जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो। फिर दूसरा आपका सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में जाने का अधिकार है, राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। और तीसरा रहेगा आपका न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति दी गई है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट तथा उच्च न्यायालय हाई कोर्ट को न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति प्राप्त है। इस शक्ति के अधीन जो होता है ये न्यायालय जो है संसद अथवा राज्य विधानमंडल के किसी ऐसे कानून को रद्द कर सकती है जो किसी मौलिक अधिकार की अवहेलना करता है। राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया और अन्य अधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेश भी इन न्यायालयों के द्वारा रद्द किए जा सकते हैं यदि वे किसी भी रूप से मौलिक अधिकारों की अवहेलना करते हो। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर चौथा आपका रहेगा जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के अधिकार के संदर्भ में विशेष व्यवस्था की गई है। देयर इज अ स्पेशल प्रोविजन फॉर द राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। यह आपके अनुच्छेद 21 के तहत आता है। और फिर 5वां जो पॉइंट है आपका मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के बारे में जो भारतीय संविधान में व्यवस्था है, 5वीं व्यवस्था है कि संविधान के मौलिक ढांचे का जो सिद्धांत है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 1971 में जो आपका मैंने जो आपको कहा था कि केशवानंद भारती केस, ये वाला उससे संबंधित है। तो आप बताएंगे जो 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक अभियोग में जिसका नाम था केशवानंद भारती केस, अभियोग में एक निर्णय दिया था कि संसद संविधान में कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान के मौलिक ढांचे अथवा उसकी किसी अनिवार्य विशेषता को नष्ट करता हो। इसका स्पष्ट अर्थ यह हुआ कि जो संसद है आपका पार्लियामेंट है, संवैधानिक संशोधन के द्वारा किसी भी संविधान में ऐसे मौलिक अधिकारों की व्यवस्था को समाप्त नहीं कर सकती, क्योंकि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के ढांचे का एक विशेष अंग है तथा इन्हें भारतीय संविधान की एक अनिवार्य विशेषता स्वीकार किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट रहेगा। फिर आपका जो क्वेश्चन बनता है नेक्स्ट इस चैप्टर से और आर्टिकल से, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से क्यों निकाला गया, ठीक है। तो इसके बारे में आप बताएंगे 1978 में जो था संसद ने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसको कहते हैं 44वां संवैधानिक संशोधन पारित किया था। और इस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संपत्ति प्राप्त करने, रखने और बेचने की जो स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार था, इस अध्याय में से उसको निष्कासित कर दिया गया था। इस संवैधानिक संशोधन ने ही संपत्ति के मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकारों वाले अध्याय से अलग कर दिया था, निकाल दिया था। और इस अधिकार को एक साधारण अधिकार, लीगल राइट जिसको बोलते हैं कानूनी अधिकार दे दिया गया था, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट नहीं दिया गया था। देखिए आपने
आपने अंतर याद रखना है, मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, लीगल राइट एंड फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल जो आपका होगा ही होगा, लीगल है आपका कुछ एक लिमिट लगा दी गई है कि इससे ज्यादा प्रॉपर्टी आपके पास नहीं हो सकती है, और उसमें कोई ऐसा राइट नहीं है कि जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते कि हमें प्रॉपर्टी चाहिए। अगर वो फंडामेंटल राइट होता तो देन इन दैट केस ऐसे आदमी, ऐसे लोग, ऐसे सिटीजन जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है तो वो शायद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते थे। तो ये आपने याद रखना है। फिर आपका संपत्ति के अधिकार की वर्तमान संवैधानिक स्थिति क्या है, इसके बारे में हल्का सा आपने याद रखना है। तो अभी भी हम देखते हैं जो संवैधानिक जो आपका ये संपत्ति रखने का अधिकार, अब ये लीगल राइट है, एक कानूनी अधिकार है, ठीक है। फिर आपने याद रखना है निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों के संबंधों पर प्रभाव क्या रहा है, सर्वोच्च न्यायालय के क्या निर्णय रहे इसके संबंध में, सरकार की संवैधानिक कार्यवाहियां क्या रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, इसके बारे में आपने याद रखना है, और वर्तमान स्थिति क्या है, प्रेजेंट पोजीशन क्या है, उसके बारे में आपने हल्का सा रीड आउट करना है। आपके बुक में बहुत इलेबोरेटली इसमें बता रखा है। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेदों में संशोधन करने के प्रभाव, ठीक है। तो आपका है संसद मौलिक अधिकारों समेत संपूर्ण संविधान संशोधन कर सकती है कुछ हद तक, ठीक है। फिर आपका दूसरा इसमें पॉइंट है केशवानंद भारती मामला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। व्हाट डू यू मीन बाय केशवानंद भारती केस, आप केशवानंद भारती मामले से क्या समझते हैं, तो आप बताएंगे इसका जब आप आंसर देंगे आप बताएंगे 24 अप्रैल 1973 को सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती केस के प्रसिद्ध अभियोग में यह निर्णय दिया था कि जो संसद है संविधान में कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती है, ऐसा बदलाव नहीं कर सकती है जिससे आवश्यक विशेषताएं जो है, एसेंशियल जो फीचर्स है या इसके जो मौलिक ढांचा है, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको नष्ट किया जा सके। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय से संसद की संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है, एक इस पे महत्वपूर्ण रोक लग जाती है, और इस प्रकार स्पष्ट है कि संविधान के जो व्याख्याकार थे के रूप में सर्वोच्च न्यायालय संसद की शक्तियों पर प्रतिबंध लगा सकता है। तो केशवानंद भारती केस आपने 2 या 3 नंबर का आपको आ सकता है, इसको आपने पूरे क्लैरिटी के साथ क्लियर कर देना है। फिर आपका भारत में नागरिक स्वतंत्रता संबंधी आंदोलन को मौलिक अधिकारों की व्यवस्था में किस तरह से आधार प्रदान किया है, तो आपका पहला पॉइंट रहेगा पॉलिटिकल बेसिस है, आपका राजनीतिक आधार रहे हैं, संवैधानिक अधिकार रहे, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस रहा है, रिट ऑफ हबियस कॉर्पस वगैरह जितनी भी हमने रिट पढ़ी थी। तो इस तरह से आपका जो मौलिक चैप्टर है, मौलिक अधिकार का जो चैप्टर है, अध्याय है, वो समाप्त हो जाता है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये रहेंगे, मौलिक अधिकारों से क्या तात्पर्य है, ठीक है। फिर आपका समानता के अधिकार के विभिन्न पक्षों का वर्णन करें, अनुच्छेद 23 और 24 में क्या व्यवस्था की गई है, और मौलिक अधिकार सीमित है, केशवानंद भारती केस क्या था, पूरे जितने भी मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स, उनकी संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो आपने सारे पॉइंट्स मेन लिखने हैं, जितने भी आर्टिकल्स के तहत जो भी आपकी व्यवस्था की गई है उसके बारे में आपने बताना है। और फिर आपका नेक्स्ट जो चैप्टर दे रखा है वो दे रखा है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज जिसको कहते हैं। मौलिक कर्तव्य कौन से है ये आपने याद रखने हैं। मौलिक कर्तव्य के बारे में जो है कहाँ पे इसकी व्याख्या की गई है, और इसको 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1976 में जो था भारतीय संविधान में इसकी व्यवस्था की गई थी, आपने याद रखना है। तो हमारे जो मौलिक कर्तव्य है ये आपने याद रखने हैं, ये 5 नंबर का आपको क्वेश्चन आ सकता है। हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य की जो व्यवस्था की गई है उसकी व्याख्या कीजिए। तो आपका आंसर रहेगा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की जो व्यवस्था है 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा की गई थी, और इसको भाग चतुर्थ ए पार्ट 4A में जो है अंकित किया गया है। तो पहला जो उस वक्त जो मौलिक अधिकार थे वो 10 थे, परंतु बाद में एक और मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य डाल दिया गया। अब 11 मौलिक कर्तव्य हो चुके हैं। तो पहला मौलिक कर्तव्य है संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, जिसको इंग्लिश में कहेंगे टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, ये सारी चीज आपने याद रखनी है। फिर आपका दूसरा जो मौलिक कर्तव्य है वो दे रखा है भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रोत्साहित करने वाले आदर्शों का सम्मान और पालन करना, टू cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom। तीसरा आपका जो मौलिक कर्तव्य दे रखा है वो दे रखा है भारत की प्रभुसत्ता, एकता और अखंडता का समर्थन और रक्षा करना, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। फिर आपका है देश की रक्षा और आवश्यकता के समय राष्ट्रीय सेवा करना, ये हमारा कर्तव्य है, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। फिर आपका 5वां है धार्मिक, भाषाई तथा क्षेत्रीय अथवा वर्गीय भिन्नताओं से ऊपर उठकर भारत के सभी लोगों में समन्वय तथा संयुक्त भ्रातृत्व की भावना को विकसित करना तथा स्त्रियों के गौरव का अपमान करने वाली प्रथाओं का त्याग करना, जिसको इंग्लिश में कहेंगे टू प्रमोट
harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic and regional and sectional diversities to renounce practices derogatory to the dignity of women. ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। छठा जो मौलिक कर्तव्य है हमारे संविधान में वो है आपका संयुक्त सांस्कृतिक तथा समृद्ध विरासत का सम्मान करना और इसको स्थिर रखना। इंग्लिश में कहेंगे टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। और सातवां जो रहेगा आपका मौलिक कर्तव्य वो रहेगा वनों, झीलों, नदियों तथा प्राकृतिक वातावरण तथा वन्य जीवन की रक्षा करना तथा जीव जंतुओं के प्रति सहानुभूति रखना। टू प्रमोट एंड इंप्रूव द नेचुरल environment including forests, lakes, rivers and wildlife and to have compassion for living creatures। और जो आठवां आपका मौलिक कर्तव्य है फंडामेंटल ड्यूटी है वो है आपका वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद तथा निरीक्षण करने एवं सुधार करने की भावना विकसित करना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। नेक्स्ट आपका नौवा जो दे रखा है आपके बुक में वो आपका रहेगा सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना तथा हिंसा का त्याग करना, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्ज्योर वायलेंस। और 10वां रहेगा आपका व्यक्तिगत तथा सामूहिक गतिविधियों के प्रत्येक क्षेत्र में श्रेष्ठता प्राप्त करने का यत्न करना ताकि राष्ट्र प्रयत्नों तथा उपलब्धियों के उच्च स्तरों की और निरंतर जो है बढ़ा जा सके। To strive towards excellence in the sphere of individual and collective activities so that nation constantly rise to higher levels of endeavor and achievements। और 11वां जो आपका मौलिक कर्तव्य अंकित किया गया है वो है आपका टू प्रोवाइड फैसिलिटीज कंसर्निंग द एजुकेशन टू चिल्ड्रन बाय देयर पेरेंट्स। माता पिता के द्वारा अपने बच्चों के लिए शिक्षा संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था करना। ये 86वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो था राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार जो था उसको लाया गया था। ये कर्तव्य बना दिया गया था हमारे संविधान में। इसको 11वां जो है फंडामेंटल ड्यूटी के तौर पे इसकी जो व्यवस्था है की गई है। फिर आपका मौलिक कर्तव्यों का जब आप मूल्यांकन करेंगे तो आप पता लगता है जब हम इवेल्युएट करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज को या मौलिक कर्तव्यों की आलोचना करते हैं तो हम पाते हैं कर्तव्यों के पीछे कोई वैधानिक शक्ति नहीं है। इसमें कोई नो लीगल फोर्स बिहाइंड द ड्यूटीज, मतलब ये नहीं बताया कि अगर आप ये नहीं करते तो फिर ऐसा होगा, कानून आपके ऊपर कार्रवाई करेगा, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। दूसरा है कुछ कर्तव्य स्पष्ट है, देयर आर सम ऑफ द ड्यूटीज विच आर वैग इन अपीयरेंस, उसमें स्पष्टता नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। तीसरा आपका कुछ महत्वपूर्ण जो कर्तव्यों का अभाव है, एब्सेंस ऑफ सम इंपॉर्टेंट ड्यूटीज। और चौथा है आपका कर्तव्य मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था संविधान में उचित स्थान पर नहीं है। यह माना जाता है आलोचकों के द्वारा कि जो प्रोविजन है ड्यूटीज का इन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट एट द प्रॉपर प्लेस। फिर आपका मौलिक कर्तव्यों का क्या महत्व है, एक कमी पूर्ति को पूरा करता है, लैकुना फिल्ड करता है ये। और दूसरा ये विवादहीन आदर्श है, इसमें जो आपका नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल आइडियल्स है पूरे कर्तव्यों में। तीसरा है इसका स्वरूप नैतिक है, देयर एथिकल कैरेक्टर। मौलिक कर्तव्य ऐसा है कि आपका एक एथिकल कैरेक्टर है कि आपने ये काम करना है कि नहीं करना है, यह आप पर निर्भर करता है। तो इस तरह की व्यवस्था की गई है। तो ये था आपका मौलिक कर्तव्य से संबंधित। तो आप भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की व्याख्या कीजिए, इसको आपने अच्छे ढंग से रीड आउट कर लेना है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपको या 3 नंबर में आ सकता है, तो पूरे डिटेल के साथ आपने चलना है। फिर आपका कल का जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो रहेगा आपका सिस्टम्स ऑफ रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसी, जिसको कहते हैं प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र की प्रणालियां। अलग अलग जो सिस्टम है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे 1 by 1 करके। तो आज का आपका था फंडामेंटल राइट से रिलेटेड और फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड। इनको आपने ध्यान से करना है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, हैव अ ग्रेट डे।